Good morning, Sunny.
गुड मॉर्निंग निखिल। स्टार्ट करते हैं बेटा। थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे। थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट हमारा मैक प्रोटोकॉल का है जो हमें पढ़ना है। मैक प्रोटोकॉल में पहले वही इंट्रोडक्टरी पार्ट हम करेंगे और आज हम चैलेंजेस पढ़ेंगे, फिर हमारा क्लासिफिकेशन बच जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है चैलेंजेस का, क्योंकि ज्यादा चैलेंजेस हैं तो एक बार देख लेना। स्टार्ट करते हैं मैक प्रोटोकॉल से। मैक प्रोटोकॉल होता क्या है? जैसे कि आपकी सेंसर नोड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो डेटा शेयर करते हैं, तो उनके पास अलग अलग चैनल होता है डेटा को शेयर करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अभी मैं बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल लेती हूँ। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ही वायर कनेक्टेड होती है हर एक टर्मिनल के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो उस हर एक कंप्यूटर जो है वो उसी वायर के थ्रू अपना डेटा सेंड करते हैं। इसमें क्या होता है, सेंसर नोड के पास सबका यूनिक चैनल होता है, सबका अपना अलग अलग वायर और उस पर डेटा भेजते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, काम वही करेंगे जो हम बस टोपोलॉजी में, कि हम शेयर्ड एक्सेस चैनल को यूज करेंगे, कि जो भी हम चैनल यूज कर रहे हैं वो शेयर्ड ही हो। तो जब हम शेयर्ड चैनल का यूज करते हैं तो उस टाइम पे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाती है, या हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि दो नोड एक साथ डेटा भेज दें, उनके डेटा का कॉलिजन हो जाए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हम चैलेंजेस में पढ़ेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ सर्विस इफेक्ट होती है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैक प्रोटोकॉल का वो यही है कि जो भी आप शेयर्ड चैनल है उसको एक्सेस कर सकें और उसकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड ना हो। ओएसआई मॉडल सबने पढ़ा हुआ है। ओएसआई मॉडल की आपने डेटा लिंक लेयर पढ़ी हुई है। डेटा लिंक लेयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो मेरा मैक लेयर होता है, जो अपर पार्ट होता है वो मेरा लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, एलएलसी लेयर होता है। ये सबको पता ही होगा। जब जो नीचे वाली मैक लेयर होती है वो अपना काम करेगी, जो उसके फंक्शंस हैं, तो लॉजिकल लेयर क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है। उसको बैकएंड पे जो भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको सपोर्ट करती है। कोई टोपोलॉजी चाहिए उसको, कोई भी चैनल चाहिए, उस चैनल के अकॉर्डिंग वो उस पे काम करती है। जैसे ये हमारा सबसे नीचे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जो नीचे वाला पार्ट है, जो लोअर सब डिवीजन है, वो मेरा मैक लेयर होता है। अपर सब डिवीजन मेरा एलएलसी लेयर होता है। तो फिजिकल लेयर क्या क्या काम करती है? फिजिकल लेयर का आपको पता है कौन सा मीडियम यूज करना है, कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी है, कौन सी प्रोसीजर्स और फंक्शंस को यूज करना है, कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे बिट्स जाएंगी, वो सारे काम जो है वो फिजिकल लेयर करती है।
इनकोडिंग डिकोडिंग का भी कुछ पार्ट जो फिजिकल लेयर करती है। तो जब फिजिकल लेयर से जो नियरेस्ट लेयर होती है, जो कनेक्ट होती है, वो मैक लेयर होती है। तो जो भी फिजिकल लेयर के इससे डेटा आएगा, जो फिजिकल लेयर फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो सारे मैक लेयर के पास फिर आगे फर्दर ट्रांसफर होते हैं। तो मैक लेयर क्या क्या फंक्शन करती है? सबसे पहले जो मैक लेयर काम करती है, जो भी डेटा फिजिकल लेयर से आएगा उसको असेंबल करेगी इनटू अ फ्रेम। फ्रेम बनाएगी, उस फ्रेम के आगे हेडर लगाती है जो हमारा एड्रेसिंग के लिए यूज होता है, और ट्रेलर लगाती है जो हमारा एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। आपने सुना होगा डेटा लिंक लेयर जो है वो एरर डिटेक्शन के लिए यूज होती है। हेडर भी उसके अंदर ऐड ऑन होता है, तो वो काम मैक लेयर का होता है। हेडर को ऐड करना एड्रेसिंग के लिए, और ट्रेलर ऐड होगा एरर डिटेक्शन के लिए। ये डेटा की असेंबली होती है। डेटा डिसेंबल भी होता है। डिसेंबल कब होगा? जब हमें कोई एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है, या कोई भी एरर कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करना है, एरर डिटेक्शन या एरर रिकवरी करनी है, तब आप उस डेटा को डिसेंबल करोगे, क्योंकि आपके ट्रेलर में एरर डिटेक्शन है और हेडर में आपका एड्रेसिंग है। तो अगर आपको एड्रेस चाहिए तो हेडर में से निकालना पड़ेगा, एरर के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ट्रेलर से निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए डेटा को डिसेंबल करना पड़ेगा। ये दो काम हो गए, असेंबल और डिसेंबल करना। उसके बाद हमारे पास तीसरा काम परफॉर्मेंस का ही होता है। जो भी हम शेयर्ड चैनल यूज करें, विद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब चैलेंजेस की बात करें, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे मैक लेयर में। सबसे पहला आता है शेयर्ड एक्सेस मीडिया। ये तो हमारा मेन फंक्शन ही है जो मैक प्रोटोकॉल का है कि वो शेयर्ड मीडिया का यूज करे। बट इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि बहुत सारी नोड, अगर सपोज कि 5 नोड जो है वो एक चैनल के साथ कनेक्टेड है, तो हमें ये नहीं पता चलता कब कौन सी नोड डेटा भेज रही है उस टाइम पे। तो मेन चीज हमारी ये होती है, अगर हमारा डेटा, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कॉलिजन ना हो और क्वालिटी ऑफ सर्विस इफेक्ट ना हो, तो हमारा मेन ये है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हर एक नोड में कोऑर्डिनेशन हो, कब कौन सी नोड डेटा भेज रही है, कब हमारा चैनल जो है वो फुलफिल्ड है, कब चैनल हमारा एम्प्टी है, उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है। तो ये, इसकी वजह से ना हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है और ओवरहेड इंक्रीज होते हैं। तो बस इसका यही सॉल्यूशन है। ये सारे चैलेंजेस दिए हुए हैं और इनके साथ ही थोड़े थोड़े सॉल्यूशन दिए हुए हैं कि कैसे हम इन पे काम कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हर एक नोड को अपने दूसरे नोड के बारे में स्टेटस पता हो, और जो स्टेटस है वो भी नया स्टेटस पता हो। जितना बहुत पुराना, ये नहीं कि 5 मिनट पहले कोई नोड स्लीप मोड में थी और अब वो वेकअप मोड में है, तो आपको 5 मिनट पहले का स्टेटस उसका पता है कि वो तो स्लीप मोड में है और उसकी तरफ से तो कोई डेटा आएगा नहीं, लेकिन अभी तो वेकअप मोड में है। तो जितना पुराना हो सके, मतलब एटलीस्ट जितना न्यू हो सके, पुराना भी नहीं, जितना न्यू हो सके, वो स्टेटस आपको हर एक नोड को जो है वो पता होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास, जब क्वालिटी ऑफ सर्विस और ओवरहेड की बात होती है, तो ये दोनों फैक्टर यूं बोल सकते हैं कि एक दूसरे पे प्रोपोर्शनल है। अगर आपको क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो आपका ओवरहेड रिड्यूस होगा। अगर आपको ओवरहेड घटाना है या ओवरहेड कम करना है, तो उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये चीजें दो हैं, वो एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं। और इन सब चीजों का तब पता चलेगा, ये दोनों चीजें ही हम तब पता फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन किस चीज की है और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कैसी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन 3 तरीके की होती है: प्रीडिटरमाइंड, डायनामिक, ग्लोबल और लोकल। जो प्रीडिटरमाइंड और डायनामिक ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब जो ग्लोबली प्रेजेंट है, प्रीडिटरमाइंड जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो या आप बोल सकते हो प्रिडिक्ट कर सकते हो, और लोकल जो लोकली हर एक नोड पे अवेलेबल है। जब प्रीडिटरमाइंड और डायनामिक ग्लोबल की बात होती है, तो ये सारी नोड के पास इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस टाइम पे कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। प्राइस यहाँ पे ज्यादा लगता है। लेकिन जब लोकल की बात होती है, लोकल से परफॉर्मेंस पुअर होती है, क्योंकि और नोड को इसका डेटा नहीं पता है, बट यहाँ से ओवरहेड रिड्यूस हो जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, कैसे आप इसको आगे फॉरवर्ड करोगे। देन आते हैं हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। कौन किस किस वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें जैसे डिले, थ्रोपुट, रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी, फेयरनेस, एनर्जी एफिशिएंसी, ये कुछ फर्दर इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर डिले। डिले आपको पता है कितना टाइम आपको, आपने एक्सपेक्ट किया था कि 10 मिनट में मेरा डेटा चला जाएगा और वो उतने टाइम में नहीं गया है। तो कितना टाइम लगा डेटा को ट्रांसमिट होने में, रिसीवर तक पहुंचने में, वो मेरा डिले होता है। डिले सिर्फ ट्रैफिक पे डिपेंड नहीं करता कि ट्रैफिक ज्यादा है तो डिले होता है। डिले हर चीज पे डिपेंड करता है। अगर आपने गलत प्रोटोकॉल का चूज कर लिया या आपने गलत मीडियम चूज कर लिया, तो भी आपका डिले होता है। तो आपके डिजाइन चॉइसेस पे कि आपने कौन सा मैक प्रोटोकॉल डिजाइन किया है या कौन सा यूज करा है, या इन सारी चीजों पे आपका डिले इफेक्ट करता है।
और जब आप टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन की बात करते हो, आप बोल सकते हो रियल टाइम एप्लीकेशन की बात कर सकते हो, तो उस टाइम आप डिले जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमें बहुत केयरफुली शेड्यूलिंग करनी होती है ताकि हम उसको डिले बाउंड गारंटी प्रोवाइड कर सके, मतलब कम से कम डिले उसको दे सके। तो दो तरीके की डिले गारंटी होती है, एक होती है प्रोबेबिलिस्टिक, दूसरी होती है डिटरमिनिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब जिससे आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, कुछ वैल्यूज है उनके साथ आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि इतना परसेंट डिले होगा और उस अकॉर्डिंग आप काम करते हो। दूसरा आता है डिटरमिनिस्टिक, जिसको आप प्रिडिक्ट करते हो नंबर ऑफ स्टेट, कि कितनी स्टेट है सेंडर से रिसीवर के बीच में। ये बोल सकते हो कि जैसे कितने कंप्यूटर हैं, कितनी सेंसर नोड है सेंसर से रिसीवर के बीच में, उनके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आपका डिले। तो ये हमारी रियल टाइम के लिए, जैसे बोला कि टाइम वेरिएंट एप्लीकेशन है, रियल टाइम सिस्टम के लिए हमारा डिले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा चैलेंज है मैथ के लिए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रूपुट। थ्रूपुट ये है कि आप कितने मैसेजेस सेंड कर सकते हो, इसको आप मेजर भी ऐसे कर सकते हो, मैसेज पर सेकंड या फिर बिट्स पर सेकंड। ये डिपेंड करेगा कि आपकी चैनल की कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी के बेसिस पे आप जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करोगे। अगर मैं मैक प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम थ्रूपुट होना चाहिए और मिनिमम से मिनिमम डिले होना चाहिए। इसका मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेज सको, मैक्सिमम थ्रूपुट, और कम टाइम पीरियड में, मिनिमम डिले। रोबस्टनेस के अंदर कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। रिलायबिलिटी की आप कितना नेटवर्क पे ट्रस्ट कर सकते हो, अवेलेबिलिटी की वो अवेलेबल है डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए, डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कितना उस पर कितने डिपेंडेंट है, और कितना इनसेंसिटिव है एरर्स और मिस इन्फॉर्मेशन को लेके, क्या इफेक्ट होगा अगर एरर वगैरह आते हैं। तो इन सब से ही हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट करती है। तो हमारा रोबस्टनेस एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है और रियल टाइम में ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर कोई भी एरर आएगा तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी हमारा साइज पर डिपेंड करता है कि कितना साइज हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारी परफॉर्मेंस होती है। सेंसर नोड बहुत सारी होती हैं, बहुत मिलियन बिलियन में होती हैं, तो एरिया भी उतना लार्ज होता है, तो इसलिए स्केलेबिलिटी बहुत चैलेंजिंग होती है उनको मैनेज करना, उनको इंक्रीज, उसका एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो आप कैसे करोगे? अगर मिलियन ऑफ सेंसर नोड्स हैं, इतना बड़ा एरिया है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि वहां पे ट्रेवल करके जाओगे फिर उस नोड को रिमूव करोगे। तो कुछ ना कुछ तो आपको टैक्टिक लगानी पड़ेगी जो हमारे लिए चैलेंजिंग होती है। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि मेन अप्रोच अगर आप यूज करो स्केलेबिलिटी को मैनेज करने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन पे रिलाय ना करें। ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो अवॉइड रिलाइंग ऑन द ग्लोबल। सेकेंड थिंग, लोकलाइज इंफॉर्मेशन पे काम करें या लोकलाइज इंटरेक्शन करें। क्लस्टर्स में काम करें, कोशिश ये करें हिरारिकल स्ट्रक्चर या क्लस्टर्स का यूज करें, डेटा एग्रीगेशन का यूज करें। इन सब चीजों का यूज करके आप स्केलेबिलिटी को सही कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर आता है आप कितने फ्लक्चुएशंस को हैंडल करते हो, कितना स्टेबल है नेटवर्क। ये डिले और थ्रूपुट के साथ काम करता है। डिले के हिसाब से कि वो कितना स्टेबल है, अगर ज्यादा डिले आ गया तो क्या रिस्पॉन्स करेगा, और थ्रूपुट के अकॉर्डिंग कि अगर ज्यादा लोड इंक्रीज हो गया तो हमारा स्टेबल होगा कि नहीं। जैसे आपने फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपने फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ा है। फॉल्ट टॉलरेंस में ये होता है कि आप कितना फॉल्ट, कितना कंप्यूटर पे काम दे सकते हो और वो कितना टॉलरेट कर सकता है। अगर एक टाइम पे आप 10 मैसेज भेजते हो और वो आपके 10 मैसेज सही से चले जाते हैं, आप 10 की बजाय, उसकी कैपेसिटी 10 की है, आप 10 की बजाय उसको 20 मैसेज भेज रहे हो, तो उसका लोड इंक्रीज होगा। लोड इंक्रीज होगा तो हमें चेक करना है कि वो कितना स्टेबल है उस लोड के साथ। तो ये मैक प्रोटोकॉल को ध्यान रखना है कि वो अपने लोड को जो है वो मैनेज करे। नेक्स्ट है हमारे पास फेयरनेस। फेयरनेस की कौन सी नोड को कितना चैनल लोकेट करना है, कितने टाइम के लिए। ऐसा ना हो कि एक नोड है वो कॉन्टिन्यूसली डेटा भेजे जा रही है और दूसरे नोड का टर्न ही नहीं आ रहा है। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी नोड, ऐसा ना हो स्टारवेशन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी हुई है। आपको पता है कि एक नोड जो है वो खाली बैठी रहे और दूसरी नोड अपना काम करते रहे। तो ये क्या करते हैं, अपने हेट्रोजीनियस नेटवर्क को डिमांड्स को चेक करके उनके बेसिस पे वेट अलोकेट कर देते हैं, और उन वेट की बेसिस पे आप फेयरनेस को कैलकुलेट करते हो कि कितनी सर्विस इसको प्रोवाइड करनी है इस वेट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है अचीव करना, जैसे हमें पता है सेंसर नोड्स में, बट ये करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी। क्योंकि हमें पता है सेंसर नोड के पास बैटरी पावर होती है, उनके पास एनर्जीज होती है, तो वो उन पे काम करते हैं। अगर बैटरी चली गई तो भी स्विच ऑफ हो जाती है, अपना काम खत्म हो जाता है।
थाउजेंड्स ऑफ, जैसे मैंने बोला थाउजेंड्स और मिलियंस में हमारे पास सेंसर नोड होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक नोड की जाकर बैटरी चेंज करो या उसको रिचार्ज करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फायर डिटेक्शन में, फॉरेस्ट डिटेक्शन में हम यूज करते हैं, फॉरेस्ट की फायर डिटेक्ट करने के लिए हमें सेंसर नोड लगा रखे हैं। और फॉरेस्ट कोई छोटा तो होता नहीं है, बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट होता है, तो हमने बहुत बड़े एरिया में सेंसर नोड लगा दिए। एक बार लगाना इट्स ओके, लेकिन आप बार बार जाके उनकी बैटरी चेंज करो या उनको रिचार्ज करो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करो, जिसमें एनर्जी कम वेस्ट होती है, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करो। और जब जरूरत है उस टाइम पे वेकअप हो, जब जरूरत नहीं है उस टाइम पे स्लीप मोड में जाओ, इससे हमारी एनर्जी सेव रहती है। बहुत जल्दी स्विच ना करें, एक बार वेकअप मोड, एक बार स्लीप मोड, एक बार वेक मोड, एक बार स्लीप मोड, इससे भी हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। अब एनर्जी एफिशिएंसी के क्या क्या इश्यूज हैं, मतलब किस वजह से हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, उसमें हमारे पास आता है फर्स्ट सोर्स है जो हमारे एनर्जी वेस्ट का, वो होता है कॉलिजन। जब दो नेटवर्क या बोल सकते हैं दो सेंसर नोड एक टाइम पे डेटा भेज देती हैं, तो दोनों डेटा आपस में कोलाइड हो जाते हैं। जब वो कोलाइड हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमें उस पैकेट को, उस डेटा को रीट्रांसमिट करना होता है, जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा एनर्जी वेस्ट होने का सोर्स है हमारे पास आइडियल लिसनिंग। ऐसा डेटा, जो ऐसा ट्रैफिक जो भेजा ही नहीं गया है, खाली बस आप सुन रहे हो कि ये क्या था, मतलब कोई ट्रैफिक भेजा ही नहीं है, तो वो आइडियल लिसनिंग होता है। तीसरा होता है ओवर हियरिंग। ओवर हियरिंग में ये होता है कि ट्रैफिक या डेटा जाता है, बट वो नोड के काम का नहीं है, किसी नोड का डेटा काम का नहीं है, बट फिर भी वो उसको सुन रही है, तो वो ओवर हियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इन सब चीज में एनर्जी वेस्ट होती है। और लास्ट है हमारा ओवरहेड। पैकेट कंट्रोल करने के लिए जो ओवरहेड लगता है उसमें भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो यही अपना ध्यान रखना है, लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करें, स्विचिंग कम से कम करें, लिमिटिंग नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे तो हमारी एनर्जी सेव रहेगी। इसके अलावा इश्यूज आते हैं हमारे पास, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो हम ध्यान रखने हैं हमें। बैंडविड्थ एफिशिएंसी, कितनी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी कितनी बैंडविड्थ यूटिलाइज करी है डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ। इससे बैंडविड्थ एफिशिएंसी निकल जाएगी, कितनी बैंडविड्थ एफिशिएंट है। ये वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए मैक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड करती है, जैसे हमारी आपको पता है क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में, तो हमारी नोड्स जो है वो मूव करती रहती हैं। तो जब मूव करती रहती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नोड की रिजर्वेशन लॉस हो जाती है, या उसके पास जो भी प्रिविलेजेस थे वो लॉस हो जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इफेक्ट करती है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सिंक्रनाइजेशन, डेटा सिंक होके जाए, एबीसीडी फॉर्म में जाए तो एबीसीडी फॉर्म में जाए, सिंक्रनाइजेशन फॉर्म में जाए। हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम, ये पेपर में आता है 2-3 नंबर में। हिडन प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सपोज प्रॉब्लम क्या होता है। हिडन प्रॉब्लम होगी जब आपसे एक नोट जो है वो दूसरे से हिडन होती है। हिडन का मतलब ऐसे नहीं है कि वो गायब हो जाती है या वो मतलब दिखती नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हिडन का मतलब ये होता है, सपोज कि दो वाले सर्कल आप कंसीडर करो, एक तरफ सेंडर और रिसीवर है, ये लेफ्ट राइट सर्कल और एक ये लेफ्ट सर्कल। लेफ्ट वाले सर्कल के अंदर हिडन टर्मिनल और रिसीवर है। तो ये जो सेंडर है इसका जो एरिया है, जैसे हमें पता है सेंसर नोड जो है अपनी नेबरिंग नोड की इन्फॉर्मेशन रखती है, तो इसका जो एरिया है वो इतना ही है। इसको सेंडर को सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे रिसीवर है और मुझे इसको डेटा भेजना है। सेम हिडन टर्मिनल के साथ है। हिडन टर्मिनल को इतना पता है कि यहाँ पे मेरा रिसीवर है और मेरे को इसको डेटा भेजना है। हिडन टर्मिनल को सेंडर के बारे में नहीं पता और सेंडर को हिडन टर्मिनल के बारे में नहीं पता। ये दोनों ही रिसीवर के पास इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का कॉलिजन हो जाता है। तो जब हमारे पास हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं कॉलिजन के। दूसरा आता है हमारे पास एक्सपोज टर्मिनल। एक्सपोज मतलब हिडन नहीं है, अवेलेबल है, बट वो फिर भी डेटा नहीं भेज पा रहा है। जैसे ये एक्सपोज टर्मिनल है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है। अब यहाँ पे एक्चुअली हम डेटा भेज रहे हैं, सेंडर जो है, रिसीवर ने सेंडर को भेजा या एक्सपोज टर्मिनल को भेजा, मतलब ये ऑलरेडी किसी काम में बिजी है, डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और इस टाइम पे ये यहाँ इसकी सर्विस को फुलफिल नहीं कर सकता जो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा एक्सपोज टर्मिनल होता है कि हमें सब कुछ दिख रहा है बट स्टिल हम उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते, तो इससे चांसेस होते हैं डिनाइड चैनल के, ये चैनल को डिनाई कर देता है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती ही आती है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो चाहे 2 नंबर में आए। हिडन टर्मिनल में ये होगा कि आपकी नोड हिडन होगी, इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कॉलिजन के। एक्सपोज टर्मिनल में नोड एक्सपोज होगी, नोड अवेलेबल होगी, इसमें चांसेस होते हैं डिनाइड चैनल के। नेक्स्ट आता है एरर प्रोन शेयर्ड ब्रॉडकास्ट चैनल।
तो हम जब डेटा भेजते हैं तो नॉइज़ तो क्रिएट होती है, इंटरफेरेंस होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चीज़ एम को वो सॉरी मैक को ध्यान रखनी है कि जितने प्रोटोकॉल हैं तो उनमें कम से कम हमारे पास एरर हो, मिनिमम से मिनिमम। इसका माइक ऑन है। नो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन, कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, हमें पता ही है वायरलेस के अंदर कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नहीं होता। तो मैक को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की, और वो उस अकॉर्डिंग काम करता है। मोबिलिटी, नोड्स मूव करती रहती हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, तो हमें वो ध्यान रखना है। सिग्नल प्रोपगेशन डिले, डिले तो चाहे कैसा भी हो, चाहे सिग्नल प्रोपगेशन डिले हो या आपका नॉर्मल डिले हो, तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि कोई सिग्नल्स जो है वो अलग तरीके का डेटा एक्सेप्ट करते हैं, कोई नोड्स जो है वो अलग तरीके के। जैसे एग्जांपल दिया है कि रेडियो रिसीवर्स हैं, जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स नहीं कर सकते, सिंगल डुप्लेक्स नहीं कर, वो सिंगल नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे आपको क्या देखना है कि हमारे पास, हमें पता है सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स दो ही होते हैं, और डुप्लेक्स में हाफ और फुल होता है। तो अगर एक हमारे पास हाफ डुप्लेक्स ले रहा है और दूसरा हमारे पास फुल डुप्लेक्स ले रहा है, तो उस टाइम पे हमें डेटा भेजने में प्रॉब्लम होती है। तो हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर ऐड ऑन करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा हार्डवेयर ऐड ऑन करने के लिए टाइम लगता है, तो वो भी हमें मैनेज करनी है चीजें। तो ये हमारे पास इश्यूज थे जो हमने पढ़े हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने मैक का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। मैक क्या करता है? शेयर्ड चैनल पे परफॉर्मेंसेस का ध्यान रखना है। डेटा लिंक लेयर होती है हमारे पास जो बनती है मैक लेयर के डेटा लिंक लेयर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नीचे वाली मैक लेयर होती है, ऊपर वाली एलएलसी लेयर होती है। फिजिकल लेयर से जो डेटा आता है मैक लेयर उसको मैनेज करती है। असेंबल करना, डिसेंबल करना और परफॉर्मेंसेस का ध्यान करना मेक लेयर का फंक्शन है। चैलेंजेस की बात करें, शेयर्ड एक्सेस मीडिया, सबसे पहले सारी नोड एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनको एक दूसरे का स्टेटस पता हो ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दो मेन फैक्टर होते हैं हमारे पास, क्वालिटी ऑफ सर्विस और ओवरहेड। ये दोनों तब अच्छे से काम कर सकते हैं जब हमें पता हो कि एग्जैक्टली किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो। इन्फॉर्मेशन तीन तरीके की होती है, प्री डिटरमाइंड, डायनामिक, ग्लोबल और आपका लोकल। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, जो हमारा अफेक्ट करता है रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी, इन सब चीजों पे। रोबस्ट में डिले आपको पता है दो तरीके के होते हैं, प्रोग्रेसिव और डिटरमिनिस्टिक। थ्रूपुट, कितना आप मैसेजेस एक टाइम पे भेज सकते हो, तो मैक का काम है मैक्सिमम थ्रूपुट हो, मिनिमम डिले हो। रोबस्टनेस, इसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, रिलायबिलिटी, एलिजिबिलिटी, एरर वगैरह। स्केलेबिलिटी साइज के साथ काम करती है, कितना साइज इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, इससे आपको ग्लोबल नेटवर्क पे ध्यान नहीं देना है। स्टेबिलिटी मैनेज करती है आपके फ्लक्चुएशंस को, कितना लोड इंक्रीज करो या कितना डिले होगा जिसकी वजह से आप फ्लक्चुएशन हैंडल कर सकते हो। फेयरनेस, कौन से नोड को कितने चैनल एलोकेट करने हैं वो फेयर्ड होना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी, सबकी एनर्जी सेव हो। एनर्जी वेस्ट की दो तीन चीजें हैं कि कॉलिजन की वजह से एनर्जी वेस्ट होती है, आइडल लिसनिंग की वजह से, ओवर हियरिंग की वजह से, ओवरराइड की वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। तो लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करें, स्विचिंग कम से कम करें जितना हो सके। इसके अलावा हमारे पास इश्यूज है बैंडविड्थ, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिंक्रोनाइजेशन, हिडन एंड एक्सपोज प्रॉब्लम। हिडन के अंदर हमारे पास कॉलिजन के चांसेस ज्यादा होते हैं और एक्सपोज के अंदर हमारे पास डिनाइड चैनल के। देन आता है हमारे पास एरर कौन, शेयर्ड चैनल, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं है, नोड की मूवमेंट की वजह से प्रॉब्लम आती है। सिग्नल प्रोपगेशन डिले, और लास्ट है हमारा हार्डवेयर कंस्ट्रेंट। तो 9 हमारे पास ये एक्स्ट्रा इश्यूज है, और 3 हमारे पास वैसे थे जो हमने पढ़े हैं, और उन 3 के अंदर हमारे पास जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं एनर्जी एफिशिएंसी तक। रोबस्टनेस, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, फेयरनेस, डिले, थ्रूपुट। तो ये हमारे पास आते हैं परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। तो बस यही था आज का हमारा टॉपिक। चैलेंजेस पढ़ा है और इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, बाकी हम कल करेंगे। अटेंडेंस दे दो मुझे फटाफट, टाइम कम बचा है। मैं नाम ले लेती हूँ एक्चुअली जिन जिन बच्चों का जो जो मैंने अटेंडेंस मार्क करी है, अगर किसी का नाम नहीं आता उसमें तो मुझे बता देना। गुरु, हिमांशु, जपनीत, कदम,
करमवीर, कुमार वैभव, लवीस, मनीष 67, समीर अंसारी, संजय, वंशिका, मनीष 68, नहीं मनीष 68 नहीं है, सरवरे, मुस्कान, नीरू, निखिल 74, निखिल 75, निखिल 76, निष्ठा, नीशु, पीयूष, प्रशांत, ठीक है, प्रियंका, राहुल 88, राहुल 89, रजत, संदीप, विजय, श्याम, स्मृति, स्नेहाशीष, उदित, उज्जवल, वेदांत, यतिन, योगेश, युवराज। कोई ऐसा जिसका नाम नहीं आया हो? सबका आ गया? अच्छा, समीर ने भेज दिए नोट्स बना के। गुड। मैथ फंक्शन, चैलेंजेस, वेरी गुड। समीर इसको एवरीवन कर दो ताकि सब देख लें। ठीक है, बाकी कल करेंगे आगे क्लासिफिकेशंस। मेरे को मुझे तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स भी दिखाने दो। टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था आज, इसलिए नहीं हो पाया। मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगी, या तो दोनों असाइनमेंट के साथ ही दिखा दूंगी। परेशान मत होना, तुम्हें मार्क्स दिखा दूंगी मैं। और अपने असाइनमेंट सबमिट कर दो। सेकंड वाला 11th लास्ट डेट थी, कल तक वेट करूंगी। कल मैं सेकंड के भी नंबर लगा दूंगी, या तो मैं तुम्हें उसके बाद भी दिखा दूंगी दोनों के साथ में। ठीक है, तो अपने असाइनमेंट अपलोड करते रहना गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, फिर कल करते हैं आगे क्लासिफिकेशन। तो बच्चों में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आज कर दोगे? ठीक है, आज कर देना। कल कल मैं मार्क्स लगा दूंगी। ठीक है बच्चों, चलो।